हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इफ़ यू वांट टू सक्सीड फोकस ऑन चेंजिंग योरसेल्फ नॉट अदर्स। आपको अगर सच में सक्सेस चाहिए तो अपनी कमज़ोरियों पे काम करना शुरू कर दो। जिस वीकनेस की वजह से आपको ये लगता है कि ये वाला ड्रीम मुझसे नहीं हो सकता, ये वाला अचीव ही नहीं हो पाएगा, आप उस वाली चीज़ को रिमूव करना शुरू कर दो। ब्लेम करना अभी से बंद कर दो कि आपके पास एनफ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। ये सब बहानेबाजी हैं। आप ये सब जैसे ही बंद कर दोगे, आपका दिमाग वैसे ही आपके ड्रीम्स की तरफ सोचना शुरू कर देगा, मतलब आप उसकी तरफ एफर्ट डालना शुरू कर दोगे। आज के वीडियो में मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन एंड मटेरियल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो IAS 2020 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द काइनेमेटिक लिंक रिलेटिव टू द अदर पॉइंट ऑन द सेम काइनेटिक लिंक इज द प्रोडक्ट ऑफ, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी इक्वल हो जाएगी r ओमेगा के। ओमेगा जो होगा एंगुलर वेलोसिटी होगी लिंक की, और r जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ए मैकेनिज्म द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आई सेंटर एन इज। इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है कि लिंक्स का जो रिलेटिव मोशन होता है उसका लोकस रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस सेंटर। अगर मैं मान लूँ कि n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ लिंक्स, तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर की वैल्यू होगी NC2, n मल्टीप्लाई विद n-1 डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन साइक्लोइडल मोशन ऑफ केम फॉलोअर द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ फॉलोअर मोशन F मैक्सिमम एट फाई इक्वल टू θ/4 इज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2h पाई ओमेगा स्क्वायर अपॉन में फाई स्क्वायर। h किसको डिनोट करता है, मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ केम, फाई इज द एंगल फॉर द मैक्सिमम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट फॉर केम रोटेशन। Question number fourth, a shaft of span 1 meter and diameter 25 mm is simply supported at the ends. It carries a 1.5 kilonewton concentrated load at mid span. If E is 200 gigapascal, its fundamental frequency will be nearly। क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यूज गिवन है। लेंथ की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, डायामीटर जो गिवन है 25 mm है, इसे आप मीटर में चेंज कर देंगे 0.025। लोड जो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड स्पान पे लग रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, WL³ अपॉन में 48 EI। यहाँ से हम डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ओमेगा एन होता है रूट में G अपॉन में डिफ्लेक्शन। वैल्यूज पुट कर दो, ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34.69 रेडियन पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। FN की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एन अपॉन में 2 पाई। FN की वैल्यू हो जाएगी 5.52 हर्ट्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Question number fifth, a vibrating system consists of mass of 50 kilogram, a spring with a stiffness of 30 kilonewton per meter and a damper. If damping is 20% of the critical value, the natural frequency of damped vibration will be। क्वेश्चन में आपको गिवन है ये डैम्प्ड सिस्टम है, ठीक है। ओमेगा इन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, S अपॉन में M। S किसे डिनोट कर रहा है, स्टीफनेस को, जो क्वेश्चन में गिवन है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। हम इसे चेंज कर देंगे न्यूटन पर मीटर में। ओमेगा इन की वैल्यू हो जाएगी 24.19 रेडियन पर सेकंड। पर ये आंसर नहीं है, इन्होंने कहा डैम्पिंग सिस्टम है, तो इसका डैम्पिंग जो कोफिशिएंट है जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 0.2। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालोगे, रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ओमेगा एन। ओमेगा डी की वैल्यू हो जाएगी 24 रेडियन पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, ए रेफ्रिजरेटर यूनिट हैविंग ए मास ऑफ 35 किलोग्राम इज टू बी सपोर्टेड ऑन द 3 स्प्रिंग, ईच हैविंग स्प्रिंग स्टीफनेस S। द यूनिट ऑपरेट्स एट 480 RPM। If only 10% of the shaking force is allowed to transmit to the supporting structure, the value of stiffness is will be nearly। क्वेश्चन में आपको गिवन है मास है 35 किलोग्राम और इन्होंने 3 स्प्रिंग दे रखे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में और इक्वल स्टीफनेस कैरी आउट करती है। तो इक्वलेंट स्टीफनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3S। एन की वैल्यू गिवन है 480 RPM, तो आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 2πn/16, 50.26 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ से हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा एन की वैल्यू S इक्वलेंट अपॉन में M। बट आपको S की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। जीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी क्योंकि कोई डैम्पिंग यूज़ नहीं की जा रही है। जो फोर्स ट्रांसमिट किया जा रहा है वो 10% है ओरिजिनल फोर्स के, तो FT अपॉन में F0 की वैल्यू क्या जाएगी 0.1, और ये 0.1 किसको डिनोट करता है, ट्रांसमिसिबिलिटी को। यहाँ से आप ओमेगा और ओमेगा एन के बीच का रिलेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल है 3.31 के, तो ओमेगा की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं, तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.15 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.7 न्यूटन पर mm। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 7,
In which one of the following tooth profile does the pressure angle remain constant throughout the engagement of teeth? ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल में क्या होता है, ये लोकस होता है, एक पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर है, जो रिवॉल्विंग है कर रही है किसी भी सर्कल के ऊपर विदाउट स्प्लिंग। अब यहाँ पे इनवॉल्यूट के केस में प्रेशर एंगल की वैल्यू कांस्टेंट इसीलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल कर्व का यूज़ किया जा रहा है। साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल में हम दो कर्व का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का। तो इस वजह से क्या होता है, जो प्रेशर एंगल है स्टार्टिंग ऑफ द एंगेजमेंट में मैक्सिमम होता है, पिच पॉइंट पे जाके जीरो हो जाता है और फिर जब एंड ऑफ एंगेजमेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ 7th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। Question number 8. If the axis of the first and the last wheels of the compound gear coincide, it is called, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवर्टेड गियर ट्रेन्स। अब रिवर्टेड गियर्स का आप यूज़ क्या करते हो, क्लोक्स मैकेनिज्म में भी करते हैं हम इसका यूज़। क्वेश्चन नंबर 9. In a reciprocating engine, the force along the connecting rod FQ is, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NF अपॉन में रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Question number 10th. A mass m1 attached to a shaft at a radius r1 rotating with angular velocity omega radian per second can be balanced by another single mass m2 which is attached to the opposite side of the shaft at radius r2 in the same plane if, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m1 r1 इक्वल हो जाएगा m2 r2 के। क्वेश्चन नंबर 11. For a single cylinder reciprocating engine, speed is 500 rpm, stroke is 150 mm and mass of reciprocating parts is 21 kg. Mass of revolving part is 15 kg at crank radius. If 2/3 of the reciprocating masses and all the revolving masses are balanced, the mass at the radius of 150 mm will be. क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंजन की स्पीड आपको गिवन है 500 आरपीएम, ओमेगा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर दोगे 52.35 रेडियन पर सेकेंड, आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ क्रैंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 275 mm, तो हम इसे मीटर में चेंज कर देंगे। अब इन्होंने पूछा है कि हमें 150 mm की डिस्टेंस पे बैलेंस मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें इक्वेशन लगा देंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल कर देंगे कैपिटल बी पॉइंट बी इंटू ओमेगा स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम रहेगा। अब यहाँ पे कैपिटल वी किसको रिप्रेजेंट करेगा, बैलेंसिंग मास को, और यहाँ पे हम एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर देंगे, रोटेटिंग मास कितना गिवन है आपको 15 किलोग्राम, और क्वेश्चन में गिवन है कि 2/3 पार्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास का हम यूज़ कर रहे हैं, तो 2/3 ऑफ 21, तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी एम की वैल्यू 29 किलोग्राम, कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी 14.5 किलोग्राम, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Then question number 12. If the axis of the rolling of the ship and of the stabilizing rotor are parallel, it will result in, correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, no gyroscopic effect. Question number 13. स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्रेटर द केमिकल एफिनिटी ऑफ टू मेटल्स द मोर रेस्ट्रिक्ट इन देयर सॉलिड सॉल्युबिलिटी एंड ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। स्टेटमेंट सेकंड, वाइडर द सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ग्रेटर इज देयर केमिकल एफिनिटी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिविजुअल ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। Question number 14th. Which of the following are the advantage of nano composite material? First, decreased thermal expansion coefficient. Second, higher residual stress. Third, reduced gas permeability. And fourth, increased solvent resistance. Correct option हो जाएगा option number B. First, third and fourth only. Question number 15th. The addition of alloying element nickel to cast iron will primarily improve. Correct option हो जाएगा option number B. Toughness. Question number 16th. The phenomena that artificially increase the dielectric constant of plastic containing filler is known as, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेशियल पोलराइजेशन। इंटरफेशियल पोलराइजेशन में क्या होता है कि एटम्स की जो बाउंड्रीज होती है वहाँ पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17th. In the study of phase diagram, the rule which helps to calculate the relative proportions of liquid and solid material present in the mixture at any given temperature is known as, correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर रूल। क्वेश्चन नंबर 18th. The percentage of perlite in a slowly cooled melt of 0.5% of carbon steel is, अब हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, लीवर रूल का। अब इन्होंने बोला है कि परलाइट सॉल्यूशन है, परलाइट सॉल्यूशन में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो वेरी करती है
0.0082 to 0.8%। और हमें फाइंड आउट कहाँ पे करना है, वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ परलाइट का 0.5% ऑफ कार्बन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 62.5%। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्रू डिसलोकेशन इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट लाइज पैरेलल टू इट्स वर्जर वेक्टर। वर्जर वेक्टर क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है डिसलोकेशन के, और स्क्रू डिसलोकेशन और एज डिसलोकेशन दोनों ही लाइन डिफेक्ट्स का एग्जांपल है। स्क्रू डिसलोकेशन में क्या होता है कि वर्जर वेक्टर पैरेलल रहता है डिसलोकेशन लाइन के, एंड एज डिसलोकेशन में ये परपेंडिकुलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, the non-destructive inspection (NDI) techniques employed during the inspection for casting of tubes and pipes to check the overall strength of a casting in resistance to bursting under hydraulic pressure is। correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, pressure testing। thank you guys।